हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं लेखांकन अकाउंटेंसी का पार्ट हमारा जो है 6 है। इससे पहले इसके 5 पार्ट गए हैं और इसमें हम जो है आज ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसी के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्या, सभी क्वेश्चन उसी एग्ज़ाम के हैं। ठीक है, तो आज हम इसे डिटेल से जानेंगे। हालांकि यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। कोई ये ना माने कि ये केवल पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, जो हमारा टीजीटी है बीएड से है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बताता है। पहला क्वेश्चन जो है ये कहा, अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। अर्जित तो की तुमने, ठीक है, कमाया तो, किंतु क्या है, अप्राप्त है। तुमने कहीं पे कोई काम किया, सपोज करो कहीं पे मजदूरी की, परंतु क्या करा, या कहीं पे तुमने जो है एक वर्कर के रूप में काम करा, या फिर जो है कहीं ऑफिस में कोई काम करा या अकाउंट वगैरह चेक करे, तो तुमने क्या हुआ, तुमने चेक तो कर दिए किंतु वहाँ से अभी धन नहीं आया। धन क्या है, अप्राप्त है, धन है अप्राप्त। ये कहा कि अर्जित किंतु मतलब वहाँ पे अर्जन है आपका, रुका हुआ है पैसा, किंतु क्या है, अप्राप्त आय मानी जाती है। तो ये हमारी एक एडजस्टमेंट है, समायोजना है। ये समायोजना कौन सी है, ये हमारी समायोजना है उपार्जित, मतलब क्या है, एक्रूड इनकम। ये हमारी समायोजना है, एडजस्टमेंट है। तो ये चीज़ अगर हम समझें कि हमने जो है कहीं पर कोई काम किया, वहाँ से हमने काम तो कर दिया उनका कंप्लीट, परंतु पैसा नहीं आया, तो वो चीज़ हमारी क्या है, वो चीज़ हमारी जो है संपत्ति है, असेट्स है। ठीक है, वो हमारी संपत्ति है, वहाँ से पैसा आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी 2016 में पूछा गया था। जो पीजीटी 2016 का एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीजीटी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा, ग्राहक से, देखो ध्यान से देखेंगे, ग्राहक से अर्जित अग्रिम प्राप्त, ग्राहक से अग्रिम प्राप्त, एडवांस ले लिया तुमने, ये भी एक एडजस्टमेंट है। यदि तुमने, हम समझे कि ये कौन सी एडजस्टमेंट, अग्रिम प्राप्त करा, अग्रिम मतलब क्या है, अनएक्रूड इनकम है। ये हमारा जो है अनएक्रूड इनकम है, अनुपार्जित आय है। यह तुमने क्या करा, एडवांस में ले लिया। वो क्या चीज़ है, वो आपकी जो है क्या है, एक चालू दायित्व है। आपको जो है, जो तुमने एडवांस ले लिया उसके प्रतिफल में कुछ काम करना होगा, या उसे पैसा देना होगा, या उसे कोई धन वो देना होगा, मटेरियल देना होगा, या उसके बदले कोई काम करना होगा। तो तुमने क्या करा, एडवांस में पैसा ले लिया, तो तुम्हारा क्या है, ये एक तुम्हारा जो है चालू दायित्व है। यदि हम एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट के जो है अनएक्रूड है, अनुपार्जित आय है। ये भी क्वेश्चन जो है पीजीटी 2016 में पूछा गया था। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा, लेखांकन विवरणों में, जो लेखांकन के विवरण हैं उनमें संयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स जोड़ना, संयोगिक दायित्व के संबंध में नोट्स को जोड़ना का अभ्यास इसके अनुपालन में है। मतलब यह है अनुपालन से जोड़ना सब कुछ, जो तुम्हें अभ्यास वगैरह करना है, जो भी तुम्हें नोट्स वगैरह तैयार करने में क्या, अनुपालन का मतलब है एक्ट के अनुसार चलना, अधिनियमों के अनुसार चलना, नियमों के अनुसार चलना। या वो कंपनी अधिनियम रहे हो, चाहे साझेदारी अधिनियम रहे हो, सब नियमों के अनुसार चलना, नियमों का अनुपालन करना। तो ये कौन सी चीज़ हमें बताती है, ये हमें बताती है प्रकटीकरण की परिपाटी। परिपाटी का मतलब क्या है, अवधारणा, कॉन्सेप्ट। ये कहा उसने कि प्रकटीकरण की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत ये बात अगर हम डिटेल से समझें, जो प्रकटीकरण किसे कहते हैं, ये प्रकटीकरण की अवधारणा, हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कोई यहाँ से पढ़ने के बाद ज़्यादा आपको पता लग नहीं पाया होगा। प्रकटीकरण का मतलब ये है कि जो लेखे हम कर रहे हैं, जो भी हम लेखे कर रहे हैं, वे क्या हो, स्पष्ट हो, ठीक है, प्रकट रूप से देखे जा सकते हो, स्पष्ट हो और सही हो, और नियमों का अनुपालन उन लेखों के अंतर्गत किया गया हो। ठीक है, ये अवधारणा ये बात बताती है। तो यही बात बताई इसने कि संयोगिक जो भी होने वाले दायित्व हैं उनके संबंध में जो नोट्स जोड़ने हैं, उनका क्या करना, उनका अभ्यास के लिए अनुपालन, उनका अभ्यास जो है अनुपालन में करना, नियमों में करना। ऐसे नहीं कि बिना नियम के हम जो है अपने दायित्वों को ज़्यादा दिखा दें या कम दिखा दें। तो अनुपालन, नियमों के अनुसार चलना है। ये भी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ये कहा रूढ़िवादिता की परिपाटी। देखो अवधारणा ही है इसका मतलब भी। देखो एक नया शब्द आपको जो है मिला है इसमें,
परिपाटी जो है अवधारणा को बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही होता है। ये कहा रूढ़िवादिता अवधारणा क्या होती है। रूढ़िवादिता अवधारणा में ये बताती है, यदि आपको लग रहा कि भविष्य में हानि होगी, यदि आपको ये लग रहा कि कोई हमें भविष्य में हानि होने वाली है, तो आप जो है उसका लेखा अपने अकाउंटों में कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा कि नहीं भविष्य में लाभ होगा, ऐसा लग रहा कि भविष्य में लाभ होगा, तो उसका लेखा आप अकाउंटों में नहीं कर सकते। मतलब रूढ़िवादिता की अवधारणा ये बताती है आप जो है अपने अकाउंट में भविष्य की हानि को देखकर लिख सकते हैं, लाभ को नहीं लिख सकते। यही रूढ़िवादिता की अवधारणा में बताती है। यही बात इसने बताई। ये कहा कि लागू होती है, कहीं पर लागू होती है अप्राप्त व संदिग्ध ऋण। जो ऋण जो है जिन पर तुम्हें संदेह है, जो अप्राप्त है, जिन पर संदेह हो रहा कि आवेंगे या नहीं आवेंगे, तो उन्हें का लेखा तुम पुस्तकों में कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आया है क्वेश्चन, पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मैंने तो बताया कि संदिग्ध ऋण इसी तरह से जो है ब्लैक मनी इकट्ठा कर लेती है कंपनी। हो सके कि संदिग्ध ऋण होना या उसे हो भी तो बहुत कम हो, तो संदिग्ध ऋण में जो है वो अपना जो संदिग्ध ऋण है उसकी मात्रा ज़्यादा दिखा दें, जिससे उनका जो है नेट प्रॉफिट कम हो जा और वो टैक्स देने से बच जा। तो ये संदिग्ध ऋण। इसी तरह बहुत सारी चीज़ है जिससे हम गुप्त संचय भी तैयार कर सकते हैं। गुप्त संचय का हो या फिर ब्लैक मनी का हो, ये और भी तरीके हैं। जैसे कोई संपत्ति है उस पर ह्रास लगाया, ह्रास तो लगा कम पर दिखा दे ज़्यादा करके, तो वो क्या होगा, उससे जो है ब्लैक मनी का हो या गुप्त संचय तैयार होगा। गुप्त संचय को ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, गुप्त संचय को एक अवैधानिक संचय है जिसे जो है हम स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते, नहीं सरकार को दिखा सकते, नहीं अपने लेखों में दिखा सकते, नहीं अपनी बैलेंस शीट में स्पष्ट कर सकते, क्योंकि ये में अवैधानिक कार्य हैं। ठीक है, गुप्त संचय मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम ब्लैक मनी है। ठीक है, गुप्त संचय वही है जैसे अभी तो जैसे आप मार्केट में गए और तुम्हें जो है 500 रुपये मिले कुछ मटेरियल लाने के लिए कुछ भी, और आपने जो है उसमें से जो है 50 रुपये या 20 रुपये जो है बचा लिए और वो अपने पास रख लिए, तो वो क्या है, गुप्त संचय का हो या फिर ब्लैक मनी का हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ये कहा कि चालू व्यवसाय की अवधारणा, पहले इसी के बारे में समझ लेंगे। चालू व्यवसाय की अवधारणा में क्या बताती है। चालू व्यवसाय की अवधारणा में ये बताती है कि अकाउंटों में जो भी लेके किए जाएंगे वे ये सोच के किए जाएंगे कि व्यापार जो है लंबे समय तक, दीर्घकाल तक हमेशा चलता रहेगा। यही सोच के जो है अकाउंटों में लेके किए जाएंगे। चालू व्यवसाय की अवधारणा यही बात हमें स्पष्ट करती है। तो यदि हम देखें चालू व्यवसाय की अवधारणा, जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, देखा स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाना। स्थायी संपत्तियों पर हम ह्रास लगाते हुए चलें, ये संपत्ति अब इतने की है, नेक्स्ट ईयर और कम होगी, उससे अगले साल और कम होगी। ये नहीं कि हमने जो है इस साल संपत्ति लिया बस इस साल ही जो है ह्रास लगाया, या इस साल ही बस जो है जितने की ले उतनी की रखी, नहीं अगले साल उसका मूल्य कम हो जाएगा, तो उसे जो है नेक्स्ट ईयर में घटा के तब लिखेंगे। ठीक है, तो ये है कि ये कहा उसने चालू व्यवसाय के अवधारणा के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2016 में ही पूछा गया था। इसके बाद फिर नंबर नेक्स्ट में क्या बताया, ये कहा द्विपहलू या पक्ष अवधारणा लागू होती है या लागू है। द्विपक्ष अवधारणा के अंतर्गत यदि हम समझें तो द्विपक्ष अवधारणा में ये बताती है कि अकाउंट में जितने भी लेखे किए जाएंगे वे सब दो खातों को प्रभावित करेंगे, जिसमें एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक खरीदने वाला होगा तो एक बेचने वाला होगा। तो द्विपक्ष अवधारणा हमें यही बात बताती है, जब भी तुम कोई एंट्री करोगे तो उसमें दो पक्ष होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यही बात इसमें बताई गई है। उसने बताया कि द्विपक्ष अवधारणा लागू होती है कहीं पर दोहरा लेखा प्रणाली पर। उसमें बहुत सारी चीज़ दी हुई थी, तो जो सही ऑप्शन था वो कौन सा था, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे कौन सी होगी, वहाँ होगी द्विपक्ष अवधारणा लागू होगी। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2016 में ही पूछा गया था। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, ये कहा मुद्रा मापन की अवधारणा। देखिए मुद्रा मापन की अवधारणा क्या बताती है हमें, यदि हम इनका डिटेल से जान लें इनके बारे में, तो इनके जो ऑप्शन है वे छांटना बड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि आप जो है परिभाषा या तो किसी बुक वगैरह से या फिर जो है मेरे से सुन कर जो मैं बता रहा हूँ उससे जो है राइट डाउन कर लेंगे ज़रूर।
मुद्रा मापन की अवधारणा क्या बताती है? मुद्रा मापन की अवधारणा ये बताती है, जब तक हम किसी भी वस्तु को या किसी भी सेवा को मुद्रा में नहीं मापेंगे तब तक उसका लेखा पुस्तकों में नहीं कर सकते। यदि आपको यही नहीं पता होगा ये मार्कर कितने का है तो आप इसे लिख कैसे दोगे पुस्तकों में, इसका लेखा कैसे कर देंगे तब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ कितने की है। तो मुद्रा मापन की अवधारणा में यही बात बताती है। ठीक है, तो मुद्रा मापन की अवधारणा ये बताया आपने। वहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, जो सही ऑप्शन था वो कौन सा था? संयंत्र व मशीन का मूल्य। संयंत्र व मशीन का मूल्य कितना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे गलत दिए थे, जैसे मशीन दे दिया, फर्नीचर दे दिया, पर मूल्य वगैरह कोई जिक्र नहीं करा था। ठीक है, माल दे दिया, परचेज की माल खरीदा, पर ये नहीं बताया कितने का खरीदा। तो जो मुद्रा मापन की अवधारणा है वो कहीं पे मूल्य पर जोर देती है। जब तक मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम उसका लेखा नहीं कर सकते। और ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है एक तरह से इसमें 3 क्वेश्चन एक जगह ही एडजस्ट है, तो उसे ध्यान से देखेंगे। ये कहा इसमें जो है पूरे ही सारे ऑप्शन लेने पड़े तभी जो है सोल्व हो सकेगा। ये कहा निम्नलिखित में से कौन सी लिपिकीय त्रुटि नहीं है। लिपिकीय पहले तो समझो लिपिकीय क्या होती है। लिपिकीय त्रुटि वो होती है जो लिखते समय त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए। जब हम कोई लेखा कर रहे, हम लिखने जा रहे हैं, उसे कंप्यूटर में लिख रहे या हाथ से लिख रहे, जैसे भी लिख रहे, अगर उसे लिखते वक्त कोई त्रुटि हो जाए तो वो कैसी कहलावेगी? लिपिकीय त्रुटि कहलावेगी। उसने कहा लिपिकीय त्रुटि नहीं है, तो 4 ऑप्शन लेने पड़े कि कौन सी नहीं है लिपिकीय त्रुटि। तो लिपिकीय त्रुटि यदि हम बोल रहे हैं तो लिपि का मतलब क्या हुआ? लिखते वक्त जो त्रुटि हुई। हमें क्या ढूंढना कि जो त्रुटि है वो नहीं ढूंढनी, निकाल लिपि के त्रुटि नहीं है, जो लिखते वक्त त्रुटि नहीं हुई। तो देखिए नंबर 1 चूक की त्रुटि। चूक की त्रुटि, हम कोई लेखा कर रहे हैं, हमारे से चूक होगी, क्या हुआ? 0 की जगह 8 लिखा गया। ठीक है, या जो है किसी भी तरह की चूक होगी, या कोई चीज़ हम लिखते कोई लिस्ट हमें दी हुई थी, इसमें से कोई मटेरियल छूट गया, चूक होगी हमारे से, तो वो कैसी है? वो है चूक की त्रुटि। तो ये तो कैसी है? लिखते वक्त हुई गलती, वो तो लिखते वक्त गलती है। इसके बाद है अक्षति पूर्ति त्रुटि या अक्षति पूरक त्रुटि। अक्षति पूरक त्रुटि कौन सी होती है? इसकी परिभाषा यदि हम समझे कि जब एक अक्षति दूसरी अक्षति को पूरा कर दे तो वो क्या कहलावे? अक्षति पूरक त्रुटि कहलावे। जैसे सपोज करो अक्षति, हमें क्या करना था? हमें जो है 100 रुपये राम को देने थे और क्या करना था? 100 रुपये का क्या करना था? माल परचेज करना था। तो हमने गलती से क्या किया? राम 100 रुपये देगा, तो हमने क्या में लिख दिए राम ने हमें 100 रुपये दिए, तो हमने लिख दिया क्या में? परचेज में। ठीक है, और जब हमने माल खरीद कर लाए तो हम लिख कहाँ दिए? राम के सामने। तो ये कौन सी त्रुटि हुई? ये है जो इसका मटेरियल था वो तो इसमें लिख दिया, जो इसका था वो इसमें लिख दिया। हो सके आपकी बात समझ में नहीं आई हो, तो अब बिल्कुल मैं बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा आपके सामने। यहाँ पे चलो मैं ऊपर से साफ कर दूंगा क्योंकि जो है थोड़ा आप जो है पिछली पहले से ही जो है इसे रोक के वहाँ से जो है राइट डाउन कर देंगे। देखिए ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, और अब हम समझने वाले हैं बैलेंस शीट में क्या? अक्षति पूर्ति। अक्षति पूर्ति हमारे देनदार हैं, डेटर्स हैं, डेटर्स हैं। इधर हमारे जो है क्या है? लोन है। लोन हमारा कितना है? लोन है जो हमारे देनदार हैं में लिखे हुए हैं कितने के? 50,000 के। 50,000 के देनदार लिखे हुए हैं। जो हमारे डेटर्स हैं वे कितने हैं? 50,000। और वहीं पे जो हमारे क्या है? लोन है। लोन कितना है? वो भी 50,000 है। तो हमने गलती क्या करी? हमने जो है एक अक्षति दूसरी अक्षति को पूरा कैसे करेगी? जैसा लोन था तो लोन क्या करा? लोन लायबिलिटीज माना था, पर क्या किया? लोन को कहाँ लिख दिया? असेट में लिख दिया। कितना? 50,000 रुपये। वहीं पे क्या हुआ? ऐसे ही देनदार को आना था असेट में, बट हमने कहाँ पे लिख दिया? लायबिलिटीज में। कितना? 50,000 रुपये।
मतलब जो लोन इधर आना था वो क्या कर दिया, वो तो इधर लिख दिया, जो देनदार इधर आए थे वे इधर कर दिए, ये गलती कर दी। तो ये गलती क्या है, अब देखेंगे हम इसका टोटल करने के बाद जब बैलेंस शीट का योग करेंगे तो बैलेंस शीट पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्या हुआ, एक अक्षति ने दूसरी अक्षति को पूरा कर दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अक्षति पूरक टूटी। ठीक है, जब एक अक्षति दूसरी अक्षति को पूरा कर दे तो हम अक्षति पूरक टूटी बोल लेंगे। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसकी बैलेंस शीट की अभी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। इसके बाद है सिद्धांत की टूटी। अच्छा, अगर हम बात करें कि अक्षति पूरक टूटी, अक्षति पूरक टूटी कैसी हुई, ये भी लिखते वक्त गलती हुई। हमें लोन कहाँ लिखना था, यहाँ पे, और जो हमारा जो लोन यहाँ पे लिखना था, और जो हमारा देनदार थे में इधर लिखने थे। तो एक अक्षति ने दूसरी अक्षति को पूरा कर दिया। तो ये कौन सी है, ये है अक्षति पूरक टूटी। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट में क्या बताया, ये का सिद्धांत की टूटी, सिद्धांत की, ये लिखते वक्त गलती नहीं होने की, ये सिद्धांत के कारण गलती होगी। उन्हें सिद्धांत का नहीं पता, उन्हें सिद्धांतों के कारण गलती होगी। जैसा माल परचेज किया, परचेज कहाँ लिखेंगे हम, ट्रेडिंग में लिखेंगे, परचेज कहाँ लिख दिया, असेट में लिख दिया। ठीक है, वहीं पर कहा उसने कि सैलरी दी, सैलरी पे की, तो कहाँ लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, उसने असेट में लिख दिया। क्यों, सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। तो जब सिद्धांतों के ज्ञान न होने के कारण, ठीक है, वो लिखने में कोई गलती नहीं हुई, इस पर उसे सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, यहाँ तो गलती हुई थी लिखते वक्त, उसने गलती से इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी ये कौन सी है, ये है सैद्धांतिक अशुद्धि, जब सिद्धांतों का ज्ञान न हो। तो जो ऑप्शन था वो कौन सा था इसकी, कि लिपि की अशुद्धि नहीं मानी जाएगी, तो वो कौन सी है, वह है सैद्धांतिक अशुद्धि। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, ये कहा भूल की टूटी। भूल भी कैसे होगी, लिखते वक्त भूल होगी, सिद्धांतों के कारण भूल नहीं होने की, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं, ये ऐसे नहीं पता कि परचेज कहाँ लिखने वाला हमें, उसे सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। तो सिद्धांत ये क्या है, भूल की अशुद्धि, उसने भूल से कोई टूटी या तो उस पर छूटेगा, या भूल से क्या करा, कहीं पर जो है 1000 रुपये लिखने थे, उसने कितने लिख दिए, भूल से 100 लिख दिए। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये है भूल की अशुद्धि। तो इसका जो ऑप्शन सही था वो कौन सा था, सैद्धांतिक अशुद्धि, सिद्धांतों के ज्ञान न होने के कारण जो गलती हुई वो लिपि के टूटी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।